हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर मतलब 25 दिसंबर के न्यूज़पेपर में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज और एनालिसिस के बेसिस पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर क्या है। जो फैक्चुअल नॉलेज है उसके अंदर देखा जाए कि स्पोर्ट्स के अवार्ड मिले हैं कल। स्पोर्ट्स के अवार्ड के अंदर कौन-कौन से अवार्ड मिलते हैं? स्पोर्ट्स के अंदर एक तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलता है और एक अर्जुन अवार्ड मिलता है मेजरली, ठीक है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस बार किसको मिला है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस बार मिला है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह कौन है? हार्दिक सिंह हमारी हॉकी इंडिया की जो टीम है उसके वाइस कैप्टन रह चुके हैं। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये तो फैक्चुअल नॉलेज है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2025 किसको दिया गया? हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह कौन है? हमारे हॉकी प्लेयर हैं जो कि इंडिया की टीम के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। उसके अलावा राजस्थान के प्लेयर्स जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है उनमें कौन-कौन से हैं? राजस्थान के प्लेयर्स में मेजर तो एक पोलो के प्लेयर हैं पद्म पद्मनाभ सिंह हैं जो कि पोलो खेलते हैं, ठीक है? इनको पोलो टीम के इन्होंने कैप्टनसी भी की है इंडियाई पोलो टीम की। तो पद्मनाभ सिंह को हमने अर्जुन अवार्ड से दिया गया इस बार। और 2 प्लेयर कौन-कौन से हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार? अर्जुन अवार्ड पाने वालों के अंदर एक खो-खो की प्लेयर हैं जिनका नाम है निर्मला और और दूसरे हैं रुद्रांश। रुद्रांश कहाँ किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? रुद्रांश क्या पैरा शूटर हैं। पैरा ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये शूटर हैं जिन्होंने कि अपना रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर। तो इसके अंदर हमें ये रिवाइज़ करने के लिए हम देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। हार्दिक पांड्या के नाम से आप याद कर सकते हो, हॉकी के प्लेयर हैं। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड राजस्थान के किन-किन प्लेयर को मिला है? पद्मनाभ सिंह को जो कि पोलो के प्लेयर हैं, निर्मला जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है? खो-खो की टीम। यदि आपने 2-3 महीने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इंडिया की खो-खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि ये वर्ल्ड कप के अंदर जो मेजर प्लेयर थी वो हमारी राजस्थान की निर्मला थी। इसके अलावा तीसरा अवार्ड किसको मिला है? रुद्रांश। रुद्रांश को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया। रुद्रांश कौन से खेल से रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये 4 अवार्ड हमारे राजस्थान के हिस्से के अंदर, राजस्थान के हिस्से में 3 और एक जो कि हार्दिक सिंह है वो पंजाब की तरफ से खेलते हैं, तो वो नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग क्या बना रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया आज के दिन में। तो आज इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनके लिए क्या किस चीज़ का इनॉग्रेशन करने वाले हैं? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। जैसे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हमने देखा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, कहाँ पे बनी है? गुजरात के अंदर। वो किसकी याद में बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। वैसे ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की हमारे देश की सरकार को इनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल घोषित किया गया है। किसको? ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे किसकी मूर्तियां लगी हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी की, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और क्या दीनदयाल उपाध्याय की। और इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न भी अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के इस दिवस को क्या घोषित कर रखा है? सुशासन दिवस भी घोषित कर रखा है। तो हमारे लिए 4 फैक्चुअल नॉलेज जो इंपॉर्टेंट है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 तारीख को। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे बना है? लखनऊ के अंदर। ये लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किस चीज से रिलेटेड है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड है। उनके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी यहाँ पे मूर्ति है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? आपसे पूछा जा सकता है सुशासन दिवस कब बनाया जाता है? तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ भी फैक्चुअल न्यूज़ है। फैक्चुअल न्यूज़ क्या है? इस बार की आर्मी डे परेड। आर्मी डे परेड कब बनाई जाती है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इस बार पहली बार आर्मी डे परेड कहाँ पे बनाई जाएगी? राजस्थान के अंदर बनाई जाएगी। राजस्थान के अंदर कौन सी जगह बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बार हो रहा है जयपुर के अंदर, हो रहा है 15 जनवरी को सेना दिवस परेड। तो सेना दिवस परेड कहाँ पे बनाई जाएगी इस बार? जयपुर के अंदर। जयपुर में क्या पहली बार बनाई जा रही है? बिल्कुल। राजस्थान में पहली बार? बिल्कुल। तो हमें ये याद होना चाहिए 15 जनवरी सेना दिवस परेड, जयपुर, राजस्थान और पहली बार। ठीक है, ये फैक्चुअल नॉलेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज किस चीज से रिलेटेड? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? हेनली एक एजेंसी है जो कि दुनिया के अंदर पासपोर्ट्स के अंदर कितनी पावर है
उस चीज के अंदर रैंकिंग करती है। पासपोर्ट की पावर का कैसे अंदाजा मिलता है? पासपोर्ट की पावर का अंदाजा इस चीज से मिलता है कि उस पासपोर्ट के होल्डर को कितने देश बिना कोई रोक टोक के आने जाने की इजाजत देते हैं, मतलब वीजा ऑन अराइवल कितने पासपोर्ट्स को मिल रहा है, कितनी कंट्रीज में मिल रहा है उस पासपोर्ट के होल्डर को। जैसे इंडिया के पासपोर्ट होल्डर को मतलब 50 कंट्री के अंदर वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है, मतलब आप जाइए और सीधा वीजा लीजिए, आपको लाइन में लगने की, काउंसलिंग की, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया की पावर होगी मान लो 50, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री की निकाली जाएगी। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट माना गया वो माना गया सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर कंट्री के सिटीजन को मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर वीजा ऑन अराइवल मिला हुआ है। तो इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यही बताता है कि इस साल टॉप रैंकिंग जिसको मिली है वो सिंगापुर को मिली है। ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पे। हमारे राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हमारे हिंदुस्तान की स्थिति हम 85 में, मतलब 85वें स्थान पे पहुंच गए। पहले साल 80 था, इस साल 85 पे चले गए। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या है? 85, मतलब 85वीं। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आजकल क्या चल रहा है? एक तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और एक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम चल रहा है। स्पेस के अंदर और डिफेंस के अंदर मेजर क्या चल रहा है? डिफेंस के अंदर हमने एक नई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। नई मिसाइल का नाम क्या है? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल से रिलेटेड आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आकाश मिसाइल सिस्टम की, आकाश मिसाइल सिस्टम की शुरुआत हुई थी, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था हिंदुस्तान की सरकार ने। जब हमारे पास में कोई भी मिसाइल नहीं थी, हम कुछ भी नहीं बनाते थे, उस टाइम पे शुरुआत में अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व के अंदर भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था, जिसके अंदर प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंदर जिसका नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या है, कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई थी? जितनी भी मिसाइल हम जानते हैं, बेसिक मिसाइल, जैसे आकाश होगी, पृथ्वी होगी, नाग होगी, ये सारी इसी में डेवलप की गई। तो शुरुआत में आकाश का बैकग्राउंड ये है। आज की डेट में आकाश के स्टेटस क्या है? आकाश, पहली बात तो मिसाइल क्या है? आकाश मिसाइल है धरती से आकाश में, सरफेस टू एयर मिसाइल है। पहली बात आपको याद होनी चाहिए। आज तक की जो आकाश हम सिस्टम यूज कर रहे थे, अब धरती से आकाश के अंदर करेगी क्या आकाश मिसाइल? आकाश मिसाइल का काम ये होता है, कोई भी एरियल थ्रेट आती है, कोई भी बाहर से कोई बम आता है, कोई ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आती है, तो आकाश मिसाइल सिस्टम सबसे पहले रडार के अंदर उसको लोकेट करता है। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे ही फुटप्रिंट आ जाते हैं, तो कोई भी मिसाइल आती है तो वो कोई ना कोई एनर्जी सोर्स को एमिट करती है, मतलब धुआं छोड़ेगी, एनर्जी छोड़ेगी। जो भी एनर्जी छोड़ेगी उसको क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट होती हैं तो आकाश का रडार सिस्टम उसको क्या, लोकेट कर लेगा। और आकाश रडार सिस्टम उसको लोकेट करने के बाद में यहाँ से आकाश मिसाइल छोड़ी जाएगी और उस एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मान लो कोई ड्रोन है, ड्रोन उड़ रहा है, तो उसको ड्रोन के फुटप्रिंट आ जाएंगे रडार के ऊपर, रडार उससे आकाश मिसाइल छोड़ के उसको नष्ट कर देगा। या फिर कोई बड़ी मिसाइल आ जाए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत सारी मिसाइलों को इसके आकाश सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया। तो इस कारण हमें क्या एक जरूरत महसूस हुई कि हमें एडवांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत है आकाश के अंदर। तो पहले वाला आकाश सिस्टम जो था उसकी रेंज क्या थी? 20 से 30 किलोमीटर की रेंज थी। 20 से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आकाश, सरफेस टू एयर मतलब धरती से छोड़ेंगे और आकाश के अंदर जाके मारेगा। ये थी इसकी रेंज। लेकिन अब न्यू जनरेशन मिसाइल के अंदर हमने क्या एडवांसमेंट किया है, ये 30 किलोमीटर की जो रेंज थी उसको हमने 70 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा क्या है, इसके अंदर पूरा का पूरा इंडिजिनस सिस्टम हमने डेवलप किया है। कोई भी बाहर से कुछ भी हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी हो चाहिए, इसके अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, ये सारा का सारा हमने क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है। वो सारा का सारा इंडिजिनस है, ताकि हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई और ऑपरेशन करना पड़े तो उसके अंदर हमारे लिए काम आ जाए। तो आकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। आकाश की शुरुआत क्या हुई थी? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान, जो कि अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में शुरू हुआ था। फिर बाद में क्या है, ये किसका प्रोजेक्ट है? एक डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नई वाली मिसाइल का क्या नाम है? आकाश न्यू जनरेशन, एनजी बोलेंगे, आपके एग्जाम में लिखाएगा एनजी, आकाश एनजी। फिर इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? आकाश एनजी शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल। शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल होती है जिनकी सीमाएं, जिनकी रेंज बहुत कम होती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल। तो ये आपके ऑप्शन में आ सकता है। आकाश मिसाइल क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अर्थ सर्कुलेटरी मिसाइल है, या शॉर्ट टू रेंज मीडियम रेंज मिसाइल है, तो शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल है। फिर इसकी रेंज क्या? आकाश नई वाली की, न्यू जनरेशन की 70 किलोमीटर, पहले वाली की क्या थी? 25 से 30 किलोमीटर की रेंज थी। आगे इसके अंदर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है? कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, चार इसके अंदर आपको मारना है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होता है, कोई भी रॉकेट होती है, कोई भी मिसाइल होती है, वो पीछे अपनी तरफ धुआं छोड़ती है। जैसे अपने इसरो के रॉकेट छोड़ते हैं तो धुआं छोड़ता है, तो उससे एक सिग्नल जनरेट होता है एनर्जी के कारण, तो उसको ट्रैक करती है और उसके बाद में डिस्ट्रॉय करती है। तो हमने देख लिया आकाश मिसाइल सिस्टम। तो भारत सरकार के डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली क्या एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब इसको एयरफोर्स के अंदर और दूसरा किसके अंदर, आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अंदर और क्या था, आकाश एयर डिफेंस कवर सिस्टम है। ये क्या एयर डिफेंस का हमारा काम करेगी। जैसे हमने S-400 लिया है, किससे लिया है, रशिया से लिया है, उसके साथ साथ इसको भी हम यूज करेंगे ताकि और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म और अच्छा हो सके। टारगेट ग्रुप मोड इन ऑटोनोमस ऑटोनोमस मोड में काम करती है। जैसे ही कुछ सिग्नल मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाथों हाथ ये क्या करेगी, अपने रॉकेट को छोड़ देगी, ठीक है, मिसाइल को छोड़ देगी आकाश से। 27 से 30 किलोमीटर थी पहले, अब इसकी 70 किलोमीटर रेंज कर दी गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। इट कमरा इंडिजिनसली डेवलप्ड, ये कंप्लीटली 96% इसके अंदर इंडिजिनस कंपोनेंट को यूज किया गया है। मतलब हमारे देश का स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है। ऑपरेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिक्कर भी हमने खुद ने डेवलप किया है। जो भी लॉन्चर मल्टी फंक्शनल रडार भी हमने डेवलप किया है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा खुद का है। तो रडार भी हमारा है, सिग्नल का काम भी हमारा है, कमांड एंड कंट्रोल का काम भी हमने खुद ने डेवलप किया है, ठीक है। डिजाइन कैनिस्टर बेस्ड है। कैनिस्टर मतलब कोई भी एक जगह पे ले जाके इसको लगाया जा सकता है। ये इजीली पोर्टेबल है। अभी मान लो यहाँ पे लगा दिया, फिर 1 घंटे बाद में 1 किलोमीटर दूर लगा, ताकि मोबाइल इजीली मोबाइल हो। इजीली मोबाइल का हमारा फायदा क्या होता है, मान लो दुश्मन ने हमारे उस पे रडार सिस्टम के थ्रू उसकी लोकेशन प्राप्त कर ली, लोकेशन प्राप्त कर ली तो उसके ऊपर भी मिसाइल छोड़ी जा सकती है। तो इसका इजीली मूव कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसको यदि रिवाइज करें तो हम रिवाइज शॉर्ट में कह सकते हैं आकाश आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है। किसने बनाई है, डीआरडीओ के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर सम्मिलित है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान के अंदर है। इसका नाम क्या है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज कितनी है, 70 किलोमीटर की रेंज है। क्या इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, बिल्कुल इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ये इसके अंदर फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है, अगला हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, एल ये अगले 3 जितने भी आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हिंदू के अंदर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये सारे के सारे किस चीज से रिलेटेड है, एक ही चीज से रिलेटेड है, LVM-3M6। LVM-3M6 है हमारा। ये क्या है, LVM-6 LVM-3M6 हमारा क्या है, सबसे पहले ये इसरो का एक रॉकेट है। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट वो होता है जो कि सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, आकाश के अंदर लेके जाता है, वहां पे छोड़ता है। ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। कुल मिलाए जैसे बस एक अड्डे से दूसरे अड्डे पे लेके जाती है, वैसे रॉकेट का काम है जमीन से आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर सैटेलाइट को पहुंचाना। इसका नाम क्या है, LVM-3M6। ये न्यूज के अंदर क्यों है, न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का इसरो का सबसे ज्यादा हैवी पेलोड को ले जाने वाला, सैटेलाइट को ले जाने वाला ये रॉकेट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है। अभी न्यूज के अंदर इसलिए आया है क्योंकि इसने 6100 किलोग्राम, इससे मतलब 6 टन के लगभग, 6 टन प्लस 100 किलो एक्स्ट्रा सैटेलाइट के वेट को इसने कहां पे स्थापित किया है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्टेब्लिश किया है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि इसको हम क्या गगनयान मिशन के अंदर अगले साल काम में लेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी का पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये कितना सटीक तक जा सकता है। प्लस इसरो को इसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टेब्लिश किया है कि इसरो भी ऐसे हैवी पेलोड्स को अंतरिक्ष के अंदर ले जा सकता है। तो इसरो के अलावा क्या यूएस की एजेंसी है, रशिया की एजेंसी और चाइना की एजेंसीज के पास ये पावर है, ठीक है। अब हम देखते हैं LVM-M6 ने क्या किया, हैवीएस्ट सैटेलाइट इन्होंने लेके गया। इस सैटेलाइट का नाम क्या था, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड 2, ब्लू नीला पक्षी दूसरा। तो ये LVM-3M6 इसको लेके गया है, ठीक है। ये किस चीज से रिलेटेड सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में लेके गया है, 6100 किलोग्राम के वेट को लेके गया है, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का कॉमर्शियल क्या आर्म है, जो कि ये सारे के सारे काम देखता है। भाई किस कौन सी सैटेलाइट को लेके जाना है, मान लो कोई अफ्रीका की कंट्री है, कोई यूएस की कोई कंपनी है, उसको अपना सैटेलाइट ऊपर भेजना है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी से संपर्क करेगी। वो इसको स्लॉट दे देगी, भैया आपका 26 जनवरी को हम भेज सकते हैं, 30 जनवरी को भेज सकते हैं। वो अपने सैटेलाइट के थ्रू भेजे, उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे। इस टाइम पे इसके इससे रिलेटेड आपको इसरो से रिलेटेड और क्या पता होना चाहिए, इसरो से रिलेटेड ये पता होना चाहिए इसरो के चेयरमैन कौन है। इसरो के चेयरमैन है नारायण सर। इसरो के चेयरमैन का नाम है वी नारायण, ठीक है। तो LVM-3M6
के बारे में आपको क्या पता चला, हमने क्या है, इसकी क्षमता क्या है, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर दोनों में क्या लेके जा सकता है, पेलोड लेके जा सकता है। छोटे वाले लो अर्थ ऑर्बिट मतलब धरती के जो पास वाला ऑर्बिट है उसके अंदर ये 8 टन तक का सामान लेके जा सकता है, सैटेलाइट लेके जा सकता है। और जियो सिंक्रोनस जो मतलब 35,000 किलोमीटर ऊपर है, उसके अंदर 4 टन तक का सैटेलाइट का पेलोड लेके जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो LVM-3 इसका नाम है, ब्लू बर्ड सैटेलाइट को ये लेके गया है। पेलोड कितना था, इस सैटेलाइट का वजन कितना था, 6100 किलो था। कौन से सैटेलाइट को कौन से ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया, जो सर धरती के सबसे पास में लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। LVM-3 अगले साल किस चीज में काम में लिया जाएगा, गगनयान मिशन के अंदर। LVM-3 की यदि स्ट्रक्चर हम देखें तो LVM-3 के अंदर 3 पेलोड होते। LVM-3 जो चलता है, इसका ईंधन है जो इसका क्या है, जिससे चलता है, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। एक होता है S-200 स्टेप। S-200 मतलब सॉलिड रॉकेट होते हैं, सॉलिड रॉकेट जो कि शुरुआत के अंदर इसको थ्रस्ट देते हैं उड़ने में। जब हमने देखेंगे इसरो का कोई भी सैटेलाइट भेजता है तो सबसे पहले बहुत सारी धुआं निकलती है, वो धुआं इसलिए निकलती है, S-200 वहां पे बर्न होता है, ये सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल के बाद में दूसरे लेवल पे क्या होता है, एक लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल मतलब विकास इंजन। विकास इंजन हमारा इसके अंदर ये पावर देता है, ये क्या पावर देता है, ये इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर S-400 मान लो 10 किलोमीटर तक लेके गया, उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर कौन लेके जाएगा, लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का क्या नाम है हमारा, विकास इंजन भी नाम है। फिर तीसरा होता है C-25। T-25 किस चीज से रिलेटेड है, T-25 ना हमारे क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक का जो और ऊपर लेके जाना है कोई भी सैटेलाइट को, जियो संग 35,000 40,000 किलोमीटर ऊपर लेके जाना, तो वहां पे तो LVM-3 के अंदर 3 स्टेप होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की थी, ये दैनिक भास्कर की, दैनिक भास्कर ने क्या बोला, 6100 किलोमीटर का पेलोड हम लेके चले गए। तो इसका नाम, एक और नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया बाहुबली। बाहुबली क्योंकि बहुत ज्यादा वेट की सैटेलाइट को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, इसने ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लेके गया, 6100 किलोग्राम का इसका वेट था। डायरेक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम आएगा। इस रॉकेट के अंदर पहली बार S-200 बूस्टर का यूज किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ये है इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल है जिसके अंदर ये बताया गया कि एस जो LVM-3M6 सैटेलाइट जो कि हमारा रॉकेट था, इसने किसको लेके गया है, ब्लू बर्ड को लेके गया। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है LVM-3 क्या है, कि इसके अंदर कितने स्टेज पे काम करता है, 3 स्टेज पे काम करता है। 3 स्टेज में कौन कौन से स्टेज होते हैं, पहले में S-200 होता है, फिर दूसरे में लिक्विड विकास इंजन होता है, तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन होता है। कितने टन तक का सामान लेके जा सकता है, छोटे अर्थ ऑर्बिट मतलब धरती के पास में तो 8 टन तक लेके जा सकता है, 8,000 किलो। यदि ऊपर ही ऊपर लेके जाना, जियो सिंक्रोनस मतलब जहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करता है, मतलब 35,000 किलोमीटर में लेके जाना तो 4 टन तक का सामान लेके जा सकता, सामान मतलब सैटेलाइट का वेट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला है अवार्ड मिला है। अवार्ड किसको मिला है, अवार्ड है इसका नासा का अवार्ड है। नासा नेशनल जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी हर साल के अवार्ड्स देती है जो भी लोग अच्छा काम करते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हमारे देश की एक टीम है, टीम का नाम क्या है, फोटोनिक्स ओडिसी। फोटोनिक्स मतलब फोटोन, फोटोन वाली, फोटोन फोटोन नहीं पढ़ते हम, फोटोन, फोटोन ओडिसी एक प्रोजेक्ट का नाम है। हमारे देश के अंदर क्या है, तमिलनाडु के इंजीनियरिंग के बच्चे थे जिन्होंने क्या फोटोन ओडिसी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं बनाते वैसे इनका प्रोजेक्ट था फोटोनिक्स ओडिसी। इसको हिंदी में क्या है, इन्होंने आकाश आकाश नेट बोला है, आकाश के अंदर नेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फोटोनिक्स ओडिसी, या फिर इसको आकाश नेट। आकाश नेट मतलब आकाश के अंदर नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा, फोटोनिक्स ओडिसी आकाश नेट। इसको कौन सा अवार्ड मिला है, नासा का, नासा का मिला मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है। इंस्पिरेशन मतलब दुनिया इनसे इंस्पायर होगी इनके प्रोजेक्ट से, इनका प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा है कि इनसे इंस्पायर होगी। प्रोजेक्ट का काम क्या है, अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट करेगा क्या। इन्होंने क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने फोटोनिक्स ओडिसी जो प्रोजेक्ट बनाया या फिर आकाश नेट बनाया, इन्होंने कहा है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट है जो आकाश के अंदर, जो हमारे यहाँ बिल्कुल पास, उसके अंदर एक सैटेलाइट भेजेंगे। वो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर क्या है, हम दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया है, जो गांव है, जो बेचारे मरुस्थल क्षेत्र के अंदर रहते हैं, या फिर कोई बहुत ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ पे कम्युनिकेशन टावर नहीं लगाती कंपनियां क्योंकि वहां पे इतने यूजर नहीं होते, तो उन एरियाज के अंदर हम क्या है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उन लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये इनका प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है।
इसको इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025 के अंदर मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है, अगला अभी थोड़े दिनों पहले जो भी आरपीएससी का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का टेलीकॉम एसआई, उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन हासिल पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग की कि कुंभलगढ़ फेस्टिवल कब बनाया जाता है, विंटर फेस्टिवल कब बनाया जाता है, ऑटम फेस्टिवल कब बनाया जाता है, आबानेरी फेस्टिवल कब बनाया जाता है, उसके आगे डेट लिख रहती है। तो आप आज की डेट ये पता होना चाहिए, 27 से 31 दिसंबर तक समर फेस्टिवल मनाया जाएगा। मतलब सांबर जो लेक है हमारे यहाँ, वेटलैंड भी है। ठीक है, वेटलैंड के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, करुंजा से रिलेटेड है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, साल्ट के प्रोडक्शन की सबसे बड़ी लेक हमारे राजस्थान की, हिंदुस्तान की इनलैंड वाटर लेक्स के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी लेक है। तो इसके लिए सांबर लेक इंपॉर्टेंट है। सांबर लेक का फेस्टिवल कब बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो सर्दियों के आखिरी बड़े दिन की जब छुट्टियां पड़ जाए 27 से 31 दिसंबर, तो आपको सांबर के पास दर्शन करने जाना है। इसके अलावा सुशासन दिवस कब बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है 25 दिसंबर को। मतलब क्रिसमस वाले दिन आपको सुशासन दिवस भी याद होना चाहिए, और क्रिसमस के लगभग आपको ये भी पता होना चाहिए सांबर फेस्टिवल बनाया जाता है। ये आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है अब आगे होने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो आज के हमने देख लिया, आज के न्यूज़पेपर के अंदर करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट था वो आज हमने कवर कर लिया। उसके अलावा हम कल कवर करेंगे कल का न्यूज़पेपर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।